हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आवेशों के मूलभूत गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने अध्ययन की थी वो थी हमारी आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी हमने अध्ययन की थी आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तीसरी और जो चौथी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और चौथा था आवेशों की निश्चरता, आवेशों की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। ये हमारी चार प्रॉपर्टी थी, उसमें से हमने ये दो प्रॉपर्टी स्टडी कर ली है और आज ये दो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। आवेश संरक्षण से संबंधित एग्जाम्पल और बताया था आपको मैं, एक रेडियो एक्टिव घटना जिसके अंदर कोई पदार्थ स्वतः ही या स्वतः भी विघटित हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी। यहाँ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव विघटन का एग्जाम्पल है, जो कि हमारा 15 नंबर लेसन है, 15 लेसन नाभिक, वहाँ हम स्टडी करेंगे। लेकिन रिएक्शन हम पहले ही स्टडी कर सकते हैं और ये रिएक्शन कॉमन है। 92 यूरेनियम 235 पर जब किसी न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है तो न्यूट्रॉन की बौछार के कारण ये न्यूट्रॉन का प्रग्रहण कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, इसे ग्रहण कर लेता है। और जब ये विखंडित होता है तो 92 यूरेनियम 234 और साथ में न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉन उत्पाद के रूप में निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? तो यहाँ से 2 न्यूट्रॉन। हम इस चीज़ को न्यूट्रॉन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, या न्यूट्रॉन का जो सिंबल है 0n1, द्रव्यमान संख्या 1 होती है लेकिन इसका आवेश कितना होता है? 0। ये हमने स्टडी किया हुआ है। तो अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना है? अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश, अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना है? 92 इलेक्ट्रॉन है। ये परमाणु क्रमांक होता है और हम जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है ठीक उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और ठीक उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 92 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, प्लस यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन के पास। तो कुल मिला के जो चार्ज है वो 92 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। इसी प्रकार अभिक्रिया के बाद कुल आवेश कितना है? तो अभिक्रिया के बाद 92 सॉरी इरेक्शन गलत होगी, 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 हीलियम का नाभिक है, 2He4 हीलियम का नाभिक है। तो 90 थोरियम 234 और 2He4। तो अभिक्रिया के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 90 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 92। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व जो कुल आवेश है, अभिक्रिया से पूर्व जो कुल आवेश है वही आवेश अभिक्रिया के बाद भी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है, नियत रहता है। जितना आवेश अभिक्रिया से पूर्व है उतना ही आवेश अभिक्रिया के बाद है। इसे पिछले वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण से पूर्व जो चार्ज था घर्षण के बाद भी चार्ज उतना ही रहा, केवल इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। कांच की वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, ऊनी कपड़े ने ग्रहण किए। इसी प्रकार से एबोनेट की छड़ को जब रेशमी कपड़े से घर्षण करवाया था तो एबोनेट की छड़ ऋणावेशित हुई थी, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और बिल्ली की खाल या फर ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो कुल मिला के आवेश का ना तो उत्पादन हो सकता है, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। केवल और केवल आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण। तो ये आवेश संरक्षण का एग्जाम्पल और था आपके पास। 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो 90 थोरियम 234 और एक हीलियम का नाभिक 2He4 प्राप्त होता है। तो आवेशों के मूलभूत गुण में अब हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आवेशों की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस।
आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। आवेशों की निश्चरता का क्या तात्पर्य है? आवेश कॉमा निर्देश तंत्र से स्वतंत्र रहता है। आवेश निर्देश तंत्र से स्वतंत्र रहता है। तो यहाँ एक शब्द आया निर्देश तंत्र। सबसे पहली बात तो यह है कि निर्देश तंत्र का अर्थ क्या है, निर्देश तंत्र हम किसे कहते हैं? तो हम 11वीं क्लास में स्टडी कर चुके हैं। निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जिसके सापेक्ष या जिसकी सहायता से हम किसी कण की स्थिति को शो कर सकते हैं, स्थिति को दर्शा सकते हैं, किसी कण की स्थिति को दर्शा सकते हैं निर्देश तंत्र की सहायता से, कि वो मूल बिंदु से कितना दूर है, मूल बिंदु से वो एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पे है, एक्स डैश पे है, वाई डैश पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो एक ऐसा तंत्र जिसकी सहायता से हम किसी कण की स्थिति को दर्शा सकें, वो गतिशील है या स्थिर है, तो ऐसा जो तंत्र होता है वो क्या कहलाता है? आपका निर्देश तंत्र। और हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी है कि जो आवेश है वो निर्देश तंत्र से क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। निर्देश तंत्र आवेश से स्वतंत्र रहने का क्या तात्पर्य हुआ? कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात चाहे वस्तु गतिशील हो, वस्तु गतिशील हो अथवा प्रेक्षक ऑब्जर्वर गतिशील हो, चाहे वस्तु गतिशील हो, वस्तु जिसको हम आपस में घर्षण करवा रहे हैं या ऐसे कोई वस्तु जिस पर आवेश हो सकता है, चाहे वो वस्तु गतिशील हो, चाहे वस्तु का अध्ययन करने वाला ऑब्जर्वर प्रेक्षक गतिशील हो, किसी के भी गतिशील होने से चार्ज का मान नहीं बदलेगा, चार्ज का मान उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं विरामावस्था में आवेश बराबर गतिशील अवस्था में आवेश, गतिशील अवस्था में आवेश। तो यहाँ से क्या हुआ? Q विरामावस्था इज इक्वल टू Q गतिशील। और इस स्टेटमेंट से क्या पता लग रहा है कि जितना आवेश विरामावस्था में था ठीक उतना ही आवेश गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आवेश का मान वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता। तो हमने क्या देखा कि विरामावस्था में जो आवेश का मान है वही आवेश का मान गतिशील अवस्था में भी है। तो Q विरामावस्था इज इक्वल टू Q गतिशील अवस्था। तो ये हमारा टॉपिक था आवेशों की निश्चरता। कि आवेशों की निश्चरता का तात्पर्य ये हुआ कि वस्तु जो जिस पर आवेश है, चाहे वो गति करे चाहे वो स्थिर रहे, चाहे प्रेक्षक गति करे चाहे प्रेक्षक स्थिर रहे, या निर्देश तंत्र के सापेक्ष आवेश का मान निर्भर नहीं करेगा। यानी अर्थात कुल मिला के हम सिंपल से एक ही बात कह सकते हैं कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। चाहे वस्तु स्थिर रहे चाहे वो वस्तु गतिशील हो, आवेश का मान ठीक जितना है उतना ही रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। तो ये है आवेशों की निश्चरता। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट जो मूलभूत प्रॉपर्टी है वो है आवेशों का क्वांटीकरण,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटीकरण समझने से पहले आपको ये शब्द का अर्थ समझना होगा, क्योंकि ये शब्द एक बार नहीं आएगा, बहुत बार आएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं ऊर्जा का क्वांटीकरण, संवेग का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब ये क्वांटीकरण शब्द जहाँ भी लगेगा उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। तो क्वांटीकरण शब्द को हम समझ लेते हैं तो बाकी सारे अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। तो क्वांटीकरण मतलब, क्वांटीकरण शब्द का जो अर्थ होता है, क्वांटीकरण शब्द का अर्थ, क्वांटाइजेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, जिस भी भौतिक राशि के साथ ये क्वांटीकरण शब्द लगा होगा वह भौतिक राशि, जैसे कि ऊर्जा के साथ लगा है तो ऊर्जा भौतिक राशि है, संवेग के साथ लगा है तो संवेग भौतिक राशि है, यहाँ आवेश के साथ लगा है तो आवेश भौतिक राशि है। क्वांटीकरण शब्द का अर्थ क्या हुआ, वह भौतिक राशि सदैव सतत रूप, सतत रूप का मतलब कंटिन्यूअस, न होकर, कंटिन्यूअस न होकर, विभक्त, विभक्त डिस्क्रीट रूप में पाई जाती है। वह भौतिक राशि सदैव सतत रूप में न होकर विभक्त रूप में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम मतलब समझते हैं आवेश से कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब, आवेश के क्वांटीकरण से तात्पर्य यह है कि आवेश सतत रूप में, कंटिन्यूअस रूप में न होकर सदैव विभक्त रूप में पाया जाता है। सदैव डिस्क्रीट रूप में, विभक्त रूप में पाया जाता है, सतत रूप में नहीं पाया जाता। अर्थात आवेश का मान न्यूनतम मान का, आवेश का मान न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर सदैव क्वांटा के रूप में होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ वो समझते हैं। आप लोगों ने, हमने जब भी केमिस्ट्री में किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित किया है तो हमने यही देखा है कि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए दो वस्तु ए और बी है, ए वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो ए वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो बी ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ए ने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो बी ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ए ने तीन इलेक्ट्रॉन त्यागे तो बी ने तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या ग्रहण जो देखिए कैसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार और चार के बाद पाँच। तो इनके बीच की राशियाँ, एक और दो के बीच में अनंत राशियाँ होती है, 1.1, 1.12, 1.34, 1.45, आधा, इस तरह से अनंत राशियाँ होती है।
तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक के बाद दो ही हुआ, दो के बाद तीन हुआ और तीन के बाद चार हुआ, मतलब सतत नहीं है। सतत का मतलब क्या होता है, जैसे एक और दो है संख्या रेखा पर, तो एक और दो के बीच में अनंत संख्याएं होती है। तो एक से दो तक की और जब बढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन की तरफ हम बढ़ें, तो इनके बीच की जो संख्याएं हैं इलेक्ट्रॉन्स के रूप में अगर बात करें, तो वो नहीं मिल रही है हमें सीधा एक के बाद क्या मिल रहा है, दो, यानी टूटी हुई संख्या मिल रही है, विभक्त रूप मिल रहा है। जब कोई संख्या बीच में से गायब हो जाती है उसे बोलते हैं विभक्त रूप, डिस्क्रीट फॉर्म बोलते हैं, टूटा हुआ रूप बोलते हैं उसे। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस रूप में हो रहा है, विभक्त रूप में। अगर एक से सारी संख्या मिल जाती है हमें, तब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैसे होता है, सतत। जैसे हमने कभी ये नहीं सुना कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया आधे का, 3/4 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, या हमने कभी ये नहीं सुना कि 0.6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 0.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 0.2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 0.1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तब तो सारी संख्याएं मिलती हमें, और सारी संख्याएं मिलती तो वो कैसा होता, सतत। लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सतत नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्ट एक से कहाँ जा रहा है, दो, दो से कहाँ जा रहा है, तीन, तो जंप कर रहा है ये, डायरेक्ट विभक्त मान मिल रहे हैं, टूटे हुए मान मिल रहे हैं। और हम जानते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या के रूप में जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता भी इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कभी भी आधे इलेक्ट्रॉन का, 3/4 इलेक्ट्रॉन का, 0.6 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता। तो ऐसी राशियाँ जो हमेशा पूरी पूरी स्थानांतरित होती है, कंप्लीटली ट्रांसफर होती है, उसे बोलते हैं क्वांटा, और उसे ही कहते हैं क्वांटीकरण। तो क्वांटा या क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक राशि का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है, तो वो राशि सदैव कंप्लीटली ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है उसका कुछ पार्ट रुक जाए और कुछ पार्ट ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जांपल, वस्तु ए ने आधा इलेक्ट्रॉन रख लिया और आधा इलेक्ट्रॉन को दे दिया, अगली बार फिर इसका 1/4 इलेक्ट्रॉन रख लिया, 1/4 दे दिया, फिर अगली बार 1/4। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होता। होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, इसके बाद दो का होगा, फिर तीन का होगा। एक और दो के बीच में, दो या तीन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो संख्या पाई नहीं जाती, तो उसे बोलते हैं क्वांटा, जो राशि पूर्ण रूप से पाई जाती है, पूर्ण गुणज के रूप में पाई जाती है। इसका मतलब हमने आगे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा, क्योंकि जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्वांटा के रूप में होता है। क्वांटा का मतलब आवेश जो Q है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, पूर्ण गुणज। हमने यह लिखा है, अर्थात आवेश का मान, ये आवेश है Q, आवेश का मान न्यूनतम मान का। अब न्यूनतम मान कितना है, हमारे पास न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारे पास, आंकिक मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। शुरुआती वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये आंकिक मान इलेक्ट्रॉन का। ये न्यूनतम मान है। तो किसी वस्तु पर आवेश का मान एक न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज से मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इस न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन का कितना गुना है, एक गुना। दो इलेक्ट्रॉन हुए तो दो गुना, तीन इलेक्ट्रॉन हुए तो तीन गुना, चार इलेक्ट्रॉन हुए तो चार गुना, पूर्ण गुणज होगा। तो हम व्यापक रूप में क्या लिख दिया मैंने, n। व्यापक रूप में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, n। और E का मान तो इतना होगा ही होगा, अंकिक मान। n का मान क्या होगा, n का मान 1, 2, 3 पूर्ण संख्या, ठीक है। साथ में प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अगर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो वो धनावेशित होगी। जितने परिमाण से ये वस्तु धनावेशित होगी, ठीक उतने परिमाण से दूसरी वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित। तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ लगा है प्लस माइनस। तो ये आपका है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, कि कभी भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। और वो पूर्ण संख्या क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। फॉर एग्जाम्पल n का मान 1 होता, तो यहाँ पे आता है +-1e, +-1e। इसका मतलब हुआ कि एक वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है और दूसरी वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। जिसने त्यागा वो धनावेशित हो गया, जिसने ग्रहण किया वो ऋणावेशित। मान लीजिए यहाँ पे n का मान 3 होता, तो क्या आता, +-3e। +-3e का मतलब Q बराबर +3e और Q बराबर -3e। +3e का मतलब इस वस्तु ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसलिए 3 तक के परिमाण से धनावेशित होगी। और -3e का मतलब इस वस्तु ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए ये 3 के परिमाण से क्या होगी, ऋणावेशित। तो संख्या पूर्ण रूप में ही प्राप्त होगी आपको इलेक्ट्रॉन की। विषम पूर्ण गुणज और सम पूर्ण गुणज एक ही बात है, पूर्ण गुणज होना चाहिए, लेकिन बीच की राशियाँ टूटी हुई नहीं हो सकती। 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.75 इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता। तो ये आपका आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है
आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम किस किस प्रकार से वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो हमारे पास मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहली विधि घर्षण विधि, घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। दूसरी चालन विधि, कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेरण विधि। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। ये 3 विधि सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है। घर्षण विधि हम पाठ के शुरुआत में स्टडी कर चुके हैं सॉरी। क्या होती है घर्षण विधि? जब 2 अलग अलग वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर कुछ आवेश आ जाता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। इस संपूर्ण प्रोसेस को हम घर्षण विधि कहते हैं। और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है और जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण एक वस्तु धनावेशित होगी जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वो क्या होगी? धनावेशित। तो इस संपूर्ण प्रोसेस को हम घर्षण विधि कहते हैं। और घर्षण विधि के थॉमस के 3 एक्सपेरिमेंट हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जब उसने कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रब करवाया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जब उसने एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल या फर से समूर से रब करवाया था। और तीसरे में एक कांच की छड़ ली, उसे ऊनी कपड़े से रब करवाया, और एक एबोनेट की छड़ ली, उसे फर से रब करवाया। तो ये सारा घर्षण विधि का ही एक्सपेरिमेंट थे, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो घर्षण विधि की परिभाषा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब 2 वस्तुओं को आपस में रब करवाया जाता है तो उनमें स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश की जो विधि है वो क्या कहलाती है? घर्षण विधि। इसके आप कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें डिनोट कर सकते हो जो हमने पूर्व में पढ़ा हुआ है। चालन विधि, चालन विधि क्या है? जब 2 वस्तुओं को सीधे संपर्क में लाकर, अब 2 वस्तुओं में से एक वस्तु आवेशित होगी और एक वस्तु निरावेशित होगी। जब एक आवेशित वस्तु को सीधे अनावेशित कह सकते हैं, निरावेशित कह सकते हैं, उदासीन कह सकते हैं, जो ठीक लगे आपको। जब किसी आवेशित वस्तु को सीधे अनावेशित, निरावेशित या उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। इसे ही चालन विधि कहते हैं। इसे ही चालन विधि कहते हैं। कंडक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक धातु का गोला ए है और हमने इसे कुचालक स्टैंड पे व्यवस्थित किया हुआ है। कुचालक स्टैंड पे इसलिए क्योंकि धातु चालक होती है, और अगर ये कुचालक स्टैंड में नहीं होगा, डायरेक्ट पृथ्वी के संपर्क में होगा, तो इस पर उत्पन्न जो भी आवेश है वो सीधा कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी से भू संपर्कित होने के कारण पृथ्वी में चला जाएगा। तो एक धातु का चालक गोला है जिसे हमने कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित किया हुआ है। अब धातु के चालक गोले को हमने पहले से ही आवेशित कर रखा है। आवेशित करने का मेथड हमारे पास है घर्षण विधि। हमने इसको रब करवाया और रब करवाने के बाद इसको हमने क्या कर दिया? आवेशित। तो इस पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये आपका चालक गोला है जो कैसा है? धनावेशित है। और एक हमारे पास दूसरा चालक गोला है बी, इसे भी हमने कुचालक स्टैंड पे ही रखा हुआ है।
लेकिन ये कैसा है, उदासीन है। ये भी चालक है धातु का, सेम धातु का और एक जैसे आकार का, एक जैसा ही पूरा है, कंप्लीट है, धातु चालक गुणा। लेकिन ये कैसा है, उदासीन है, और इसे भी कहाँ व्यवस्थित किया हुआ है, कुचालक स्टैंड पर। अब दोनों को क्या लेके आते हैं, पास पास, और पास लाके चालक गोले बी को ए से टच करवा देते हैं। तो टच करवाने के बाद क्या होगा, देखिए ये हमने दोनों को टच करवा दिया, ये ए है और ये बी है। जैसे ही हमने दोनों को टच करवाया तो आवेश दोनों पे वितरित हो गया, क्योंकि इसके पास आवेश नहीं था तो इसने इस चालक वस्तु के संपर्क में आने, क्योंकि चालक है ये, तो इसने आवेश यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहाँ धनावेश में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, और वो प्रतिकर्षण बल को न्यूनतम करने के लिए कुछ आवेश ट्रांसफर होगा कहाँ पर, चालक गोले बी पर। तो चालक गोले बी पर आवेश आ गया। और अब दोनों को अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करने के बाद क्या होगा, ये कंडीशन है, यहाँ बना रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, कुछ अलग स्टैंड पर है अभी भी, ये बी चालक गोला, तो दोनों पे धनावेश आ गया, जबकि बी कैसा था, उदासीन। तो जब एक आवेशित वस्तु को, ये आवेशित वस्तु है, सीधे अनावेशित, निरावेशित या उदासीन वस्तु यदि के संपर्क में लाया जाए तो उदासीन वस्तु, ये उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है, ये आवेशित होगी। इसे क्या कहते हैं, चालन विधि। जरूरी नहीं है कि आप धनावेश ही हो, ऋणावेश लेके भी कर सकते हैं, तो भी ऋणावेश आएगा दोनों पर। अब चालन विधि आपकी कंप्लीट होगी। चालन विधि बिल्कुल आसान है। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में लाई जाती है, जिसमें से एक आवेशित होगी, दूसरी क्या होगी, निरावेशित, तो संपर्क में लाने के बाद आवेशित वस्तु अपना कुछ आवेश ट्रांसफर कर देगी, किसको, उदासीन वस्तु को, और दोनों क्या हो जाएंगी, चालक, दोनों वस्तुएं आवेश ग्रहण कर लेंगी, तो सीधे संपर्क में आने से वस्तु क्या होगी, आवेशित। इसे बोलते हैं कंडक्शन या चालन विधि। अब चालन विधि और घर्षण विधि दोनों की एक खास बात है। घर्षण हमने जब पढ़ा था, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि हमने कांच की छड़ ली थी, कांच की छड़, और इसे हमने रब करवाया था ऊनी कपड़े से। कांच की छड़ धनावेशित होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है। घर्षण विधि की बात कर रहा हूँ। और ऊनी कपड़ा क्या होता है, ऋणावेशित, क्योंकि कांच की छड़ के त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, ऊनी कपड़ा। कांच की छड़ ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये +2 आवेश धनावेशित हुई, और ऊनी कपड़ा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण -2 आवेश से क्या हो गया, ऋणावेशित। तो घर्षण से क्या होता है, दोनों वस्तुओं पर, घर्षण विधि से जो बात है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। घर्षण विधि से दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है। सही है बात ये, दोनों वस्तु समान परिमाण है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी कितने हैं, 2, जितने इसने त्यागे उतने इसने ग्रहण किए हैं। परंतु दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ चार्जेस क्या होती है, विपरीत होती है। घर्षण विधि की बात है ये कि दोनों वस्तुओं पर जो उत्पन्न आवेश है उसका परिमाण तो क्या होता है, एक समान, परंतु दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति क्या होती है, विपरीत। ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसने क्या किया, ग्रहण, लेकिन परिमाण समान है। तो दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, प्रकृति दोनों की विपरीत होती है घर्षण विधि में। चालन में देखिए, चालन विधि का डायग्राम आपके सामने है। चालन विधि में क्या होता है, दोनों वस्तुओं पर एक समान प्रकृति, दोनों वस्तुओं पर एक समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, या दोनों वस्तुओं पर एक समान प्रकृति का आवेश स्थानांतरित होता है। दोनों वस्तुओं पर एक समान प्रकृति का आवेश होता है, स्थानांतरित तो एक भी होता है, आवेश होता है। एक समान प्रकृति का मतलब
ये पॉजिटिवली चार्ज था और बी पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बी पे चार्ज है कैसा, पॉजिटिव, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, दोनों की प्रकृति कैसी है, समान। अब बात आती है परिमाण की। परिमाण के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? यदि वस्तु ए चालक तांबा है और वस्तु बी चालक तो है लेकिन तांबा नहीं है, चांदी मान लेते हैं, तो दोनों ही चालक हैं, ये तांबे के रूप के और चांदी थोड़ा ज़्यादा चालक होता है, तो आवेश का स्थानांतरण उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए ये लोहा है और ये आपके पास तांबा है, तो दोनों पे स्थानांतरण प्रकृति के अनुसार होगा। दूसरी बात, अगर दोनों की दोनों वस्तु एक जैसी है, ये भी तांबा है और ये भी तांबा है, और दोनों के जो जो इनका आकार है वो भी बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है दोनों सेम, तो फिर दोनों वस्तुओं पर जो आवेश का परिमाण है वो आधा आधा हो जाएगा। अगर दोनों वस्तुओं की प्रकृति भी समान है, दोनों वस्तुओं का आकार भी समान है, तब दोनों का परिमाण आधा आधा हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों की प्रकृति समान है, ये भी तांबे का है और ये भी तांबे का है, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये उसी हिसाब से आवेश ग्रहण करेगा, फिर कम ग्रहण करेगा। अगर ये बड़ा होता और ये छोटा होता तब ये ज़्यादा ग्रहण करता। तो परिमाण कम ज़्यादा हो सकता है, परिमाण में परिवर्तन हो सकता है, परिमाण सेम समान भी रह सकता है, दोनों बातें, परिमाण इक्वल हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। हम परिमाण के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते, ये निर्भर करता है कि जो वस्तु उदासीन है और जो वस्तु आवेशित है उनकी प्रकृति कैसी है, उनका आकार क्या है। तो परिमाण प्रकृति और आकार के अनुसार, परिमाण प्रकृति व आकार के अनुसार बदलता है या बंटवारा होता है। आवेश का जो परिमाण का बंटवारा होगा, दोनों में जो स्थानांतरण होगा, वो प्रकृति और आकार के अनुसार समान हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। इसकी तो कोई बात नहीं है कि पता लग रहा है कि अगर ये वस्तु बड़ी है छोटी है तो उसी हिसाब से आवेश का स्थानांतरण होगा। ये अगर चांदी की है, तांबे की है, तो प्रकृति के अनुसार ये ज़्यादा ग्रहण करेगी, ज़्यादा चालक है। तो आवेश का परिमाण जो है दोनों गोलों की या दोनों चालक वस्तुओं की प्रकृति और आकार के आधार पे समान और अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, दोनों पर उत्पन्न जो आवेश होगा वो समान प्रकृति का होगा। धनावेश तो धनावेश जाएगा, ऋणावेश है तो ऋणावेश ही उत्पन्न होगा। तो ये जो दो महत्वपूर्ण बातें थी घर्षण विधि और चालन विधि की, वो हमने यहाँ डिस्क्राइब की है। हमारी तीसरी जो विधि है प्रेरण विधि या इंडक्शन मेथड, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी विधि है, डायग्राम वगैरह बना के समझाना पड़ेगा इसे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।